ये हमारा थर्ड लेक्चर है द अमंग द एनेस्थीसिया कंसिडरेशन फॉर द कार्डिक सर्जरी। इसमें हम बात करेंगे आज कार्डियोप्लीजिया की। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कार्डियोप्लीजिया, जिसमें आपके कोल्ड कार्डियोप्लीजिया आ जाता है, वार्म कार्डियोप्लीजिया, कार्डियोप्लीजिया फॉर इंडक्शन जो कि वार्म होता है यूजुअली, एंड फॉर द मेंटेनेंस जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं वो कोल्ड कार्डियोप्लीजिया होता है। एंड वार्म रिpercussion कार्डियोप्लीजिया जो कि हम पेशेंट को बाईपास पे ऑफ करते हैं उस टाइम दे देते हैं, ये जिसको या हॉट शॉट भी कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक सर्जन उसको एक ग्राफ्ट रहता है और थोड़े से टाइम के लिए हम एक हॉट शॉट देते हैं ताकि वो पेशेंट दोबारा कूल्ड पे भी ना चले जाए और उसका जो है वो उसके अमाउंट भी कम होता है और वो वार्म भी होता है। दूसरी बात है, अगर हम कार्डियोप्लीजिया प्रिपेयर करें क्रिस्टलॉइड में तो वो क्रिस्टलॉइड कार्डियोप्लीजिया है, अगर हम ब्लड में प्रिपेयर करें तो वो ब्लड कार्डियोप्लीजिया है। दूसरी बात ये है कि हम जो कैनुला के थ्रू हम देते हैं, अगर वो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देते तो फिर वो एंटीग्रेड है, अगर हम पोस्टीरियर से दे देते हैं तो फिर वो रेट्रोग्रेड कार्डियोप्लीजिया है। So the best part is a short cross clamp time with a skillful surgeon. You should record the on bypass time and जिस टाइम आपका बाईपास ऑन हो गया उस टाइम से लेके वो बाईपास ऑफ टाइम तक ये जो है वो आपका क्रॉस क्लैम्प होना टाइप होना चाहिए। सो एज द क्रॉस क्लैम्प टाइम एक्सीड 1 आवर, जो इसकी वजह से वेंट्रिकुलर फंक्शन जो है वो डिटोरिएट हो सकता है। अगर ये 2 आवर से ज़्यादा हो गया तो फिर आपका जो एलवी फंक्शन है वो फिर वो वर्स होगा। कार्डियोप्लीजिया जो है वो ड्यूरिंग क्रॉस क्लैम्प टाइम जो है वो या जो क्रॉस क्लैम्प उस टाइम में वो हेल्प कर होते हैं ताकि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट करें। कार्डियोप्लीजिया में जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड की होती हैं जो बाईपास प्राइम में हम यूज़ कर रहे हैं। सो यू शुड फाइंड आउट व्हाट दे आर फ्रॉम द परफ्यूजनिस्ट। बट पर जो परफ्यूजनिस्ट है वो आपका यार इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है, या तो वो आपसे छुपाएंगे या वो उसको पता ही नहीं होता। सो वो कहेंगे कि नथिंग स्पेशल इन द कार्डियोप्लीजिया। इसका मतलब ये है कि आपके पेश उस कार्डियोप्लीजिया में पोटाशियम है, लाइडोकेन है, एस्पर्टेट है, ग्लूटामेट है, डिक्सट्रोज 50% है, मिनटोल है, बाइकार्ब है, एडेनोसिन है, फ्री रेडिकल्स है। ये सारा कुछ इसमें आपके स्नेक ऑयल भी है, स्कैवेंजर ऑफ द डे। ये होल चीज़ जो है वो आपके कार्डियोप्लीजिया में होती है। आस्क एंड यू विल लर्न there is much magic in the cardioplegia bag. Most of it's only in the eye of the order. So if something weird happen on bypass, like आपके प्रेशर जो है वो 30 तक पहुंच जाए, या पोटाशियम जो है वो हाई रॉकेट हो, या ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा हो, सो कंसिडर इट इज़ बिकॉज ऑफ द कार्डियोप्लीजिया। क्योंकि उस जो कार्डियोप्लीजिया सोल्यूशन आप दे रहे हो उसमें आपके पोटाशियम, ग्लूकोज, ये सारा कुछ जो है वो हाई होता है। चेकलिस्ट फॉर गेटिंग ऑफ बाईपास, उसमें आपके आ जाते हैं वार्म ब्लैडर, आपके वार्म बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए बिफोर गोइंग ऑफ बाईपास। रिदम जो है वो आपका नॉर्मल इस जो साइनोएट्रियल नोड रिदम है वो आपका इस एन आर नोड है वो मतलब आपके इस एनोड से फायर हो, कोई प्री मेचर वेंट्रिकुलर वो कंट्रैक्शन या पीवीसीज ना हो, और एडिक्वेट रिदम हो आपका। दूसरी बात है कि आपने जो मॉनिटर ऑफ की थी बाईपास ऑन करने से पहले तो आप देख लें जो बाईपास जो एनेस्थीसिया मशीन्स है, जो कार्डिक मॉनिटर्स होते हैं वो आप ऑन करें। दूसरी बात है कि जो वेंटिलेटर आपने ऑफ किया हुआ था पर दी बाईपास टाइम के लिए, अब आप दोबारा जो है वो वेंटिलेटर ऑन करें। एंड परफ्यूजन, व्हाट इज़ द परफ्यूजन पंप, अब आप उसको देख लो कि क्वार्टर फ्लो है, हाफ फ्लो है या फुल फ्लो है। ये परफ्यूजनिस्ट एनेस्थीसिस्ट को बताता है और सर्जन को बताता है। सो पोस्ट बाईपास हीमोडायनेमिक्स, सो अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन 80 हो और इन बिटवीन 100 एंड 120 हो तो हर बंदा जो है वो हैप्पी होगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से अबव हो तो फिर आपके पेशेंट से जो है वो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा है। सो कार्डिक इंडेक्स ग्रेटर देन 2.0 इज़ फाइन, बट डायस्टोलिक जो pulmonary diastolic less than 20 mmRpg, CVP 15 mmRpg is okay. If the CVP is greater than PAD, there is a problem. Poor calibration or right ventricular failure की वजह से हो सकता है, या right always consider the surgical manipulation of the heart if the chest is open or tympanoid. So when it's closed or cause hypotension, जिसकी वजह से अगर chest close है तो because आप chest को जो है वो heart को देख लें, अगर आपका chest close है तो because of tympanoid की वजह से आपका hypotension हो सकता है। प्रोटामीन जिसको आप फिश सेमन भी कहते हैं इन अ बॉटल, कुछ लोग जो है वो इसको एलर्जिक भी होते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी हो सकती है, हिस्टामिन रिलीज रिस्पॉन्स भी हो सकता है उससे। सो द डोज इज पर्सनल, बट प्रोटामीन जो है वो 10 mg विल इक्वलाइज हेपरिन
units. So protamine comes as a 10 mg per cc. So if you need 30 cc of heparin, 30 cc of protamine will be neutralized it. So you perform a weak salt between a base and an acid. They are titrating the response. You need to give the dose and check the response for measuring the ACT. किस तरह आप ACT देंगे? तो हम यूजुअली जो ऑपरेशन थिएटर में देते हैं तो हर 10 kg के लिए हम एक प्रोटामिन वॉयल देते हैं, या जो है वो जितना हेपरिन हमने दी है उसके फॉर एग्जांपल अगर 10 mg जो है वो हमने प्रोटामिन देनी है तो फिर हम देख लेंगे कि 1000 cc जो है वो हेपरिन को हम इक्वलाइज करते हैं। बट जो बेस्ट है वो ये है कि अगर आप 70 kg पेशेंट है तो 7 वॉयल ऑफ प्रोटामिन लें। अगर आपका पेशेंट 50 kg है तो आप जो है वो 5 वॉयल ऑफ प्रोटामिन लें, मतलब 10 mg पे आप एक वॉयल प्रोटामिन देंगे। So some of the vacuum mismatch and shunt post-op is caused by the clearance of heparin-protamine complexes by the reticular endothelial system in the lungs. ये काज कर सकता है। प्रोटामिन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह आप कर सकते हैं? सो इनिशियली आप जो है वो 10 mg या 1 cc प्रेफरली एंड चेक फॉर द एलर्जिक रिस्पॉन्स। अगर कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म या रैशेज या पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो तो आपने उसको फिर नहीं देना। So stop the protamine. You can get severe hypertension from the protamine by ready with the phenylephrine. स्टीरॉयड आप देंगे उसको, फिर H1H2 ब्लॉकर्स भी आप दे सकते हैं, या वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर दे सकते हैं, आइनोट्रोप दे सकते हैं, या जो आप बाईपास पे दोबारा आ सकते हैं। So allowing the heparin to spontaneously be metabolized is another option for the severe reaction. Then give the rest of the dose slowly. 1/3 जो है वो आप इनिशियली देंगे, फिर उस परफ्यूजन्स को देंगे, उसके कहेंगे, उसके बाद आपने फिर स्टॉप करना है। सो फिर उसके बाद फिर वो जो पंप से करे वो ऑफ करेगा ताकि जो क्लॉटिंग है वो ना हो। इफ़ यू क्लॉट द पम्प एंड नीड टू रिटर्न बाईपास यू विल बी वेरी 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 अनहैप्पी बिकॉज आपने तो फिर दोबारा सेटअप करनी है। वंस ऑल द प्रोटामिन इन, आपने सर्जन को बताना है, उसके बाद एसिडी को चेक करना है। आपके जो बेस लाइन है मतलब 120 से लेकर 120 जो एसिडी है उस पर आ जाए। सो यू डोंट नीड टू गिव हेपरिन मोर। अगर आपका इफ़ यू गिव पम्प ब्लड आफ्टर द पॉइंट यू मे नीड टू गिव मोर प्रोटामिन बिकॉज उसमें हेपरिन है। अगर आपने प्रोटामिन की है और आपने एसिडी भी की है, उसके बाद फिर आपने पम्प से दोबारा ब्लड दी है उसको, तो आपने फिर दोबारा प्रोटामिन देनी है और दोबारा एसिडी चेक करना है। बाईपास ब्लीडिंग जो है वो आप एसिडी कहते हैं। उसके बाद अगर आपका एलिवेट आ रहा है तो उसको करेक्ट करें बाय गिविंग प्रोटामिन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। So if there was aspirin given in the last 4 days you may need platelets. If there is medical bleeding you may need platelets. If there is surgical bleeding तो आपने फिर उसको फिक्स करना होता है। Recently a new factor was discovered in the clotting cascade. It is 6-proline ये है। Returning to the bypass, if severe hypertension हो या bleeding हो या low cardiac output हो या other problem हो, आपने जो है वो दोबारा बाईपास पे आना और आपने प्रोटामिन दी हुई एफसीटी आपका नॉर्मल आ रहा है तो फिर दोबारा वही सेम डोज जो 300 यूनिट पर केजी आपने दोबारा प्रोटामिन हेपरिन देनी, सॉरी, उसके बाद फिर बाईपास पे आना है। So if you have a severe problem maintaining the pressure despite inotropes, still the surgeon they will delay removing the aortic cannula or immediately return to bypass because फिर आपके प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं होंगे। सो इट इज़ वेरी बैड फॉर द हार्ट टू बी डायलेटेड बाय द हाई फीलिंग प्रेशर एंड देन हैव अ लो कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर, यू मे नीड टू हैव अ रिटर्न ऑन बाईपास। बलून पम्प जो है वो हम आईसीयू में पास करते हैं जब आपका पेशेंट के प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं होते। सो वेरी नाइस सिस्टम फॉर द इनएडिक्वेट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। The balloon pump need to an ACG signal and arterial pressure signal because आप जो है वो फेमोरल आर्टरी में एक कैथेटर पुट करते हैं और वहाँ पे गाइडवार पुट करते हैं आयोटा एब्डोमिनल आयोटा में, और उस एब्डोमिनल आयोटा में आप एक जो इन्फ्लेटिंग बलून है वो प्लेस करते हैं। ड्यूरिंग डायस्टोलिक फेज वो बलून जो है वो इन्फ्लेट होगा और ड्यूरिंग सिस्टोलिक फेज जो है वो डिफ्लेट होगा। अब ये किस तरह होगा? ये ऑटोमेटिक होगा। अगर आप जो है वो इंट्रा आयोटिक बलून पंप और जो हार्ट उसको सिंक्रोनाइज करते हैं और उसके साथ ईसीजी के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं और आरटीएस सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, जैसी
डायस्टोलिक फेज जो है वो स्टार्ट होगा तो आपका जो बैलून पम्प है, जो कफ है वो इन्फ्लेट होगा, और जो सिस्टोलिक फेज में होगा फिर वो कफ जो है वो डिफ्लेट होगा। सो ऑन द डायटिक्स मॉनिटर द स्लेव केबल प्लग इनटू चैनल 3, ये वही प्रोसीजर है जिसमें जो जिस तरह आप सेट करते हैं। बाकी जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया वो यही है, जिस तरह आप मॉनिटर सेट करते हैं ये प्रोसीजर उसके लिए है। LA assisted device, transportable centrifugal pump that can help as a bridge for transport to allow recovery severely stunned myocardium. So may cause hypertension if inadequate volume status या check cardiac output after explosion. If the lung seems too large or heart is lifting out of the chest, consider bronchospasm with the airway trapping, bronchodilator, ventilator, and EDT adjustment can help. Talking about the transport, so have the patient monitor at all the time. Never remove the ECG, और अगर आपने स्टिकिंग हटा दी है, इलेक्ट्रोड हटा दी, तो दोबारा जो बेड आ रहा है उसमें आपके साथ मॉनिटर होंगे, तो आपने उस मॉनिटर की जो केबल्स है वो ECG लीड के साथ अटैच करें। दोबारा तब तक आपने मूव नहीं करना जब तक आपकी आर्टीरियल सिस्टम, जबकि आपकी ECG और आपके जो वेंटिलेशन सिस्टम वो एडिक्वेट ना हो, तब भी आपने जो है उसको फिर मूव करना है। Sudden hypertension or moving the patient. It is very common for the blood pressure to sag when the patient is moved from the operating table to the bed. This phenomena is not well understood, but maybe for the perfusion dependent tissue, उस area से blood जो है वो आपके center में आए with the shift of the bed. So the patient can have profound hypertension. Most patients drop their failing pressure noticeably. Have volume available. Do not make the shift if the patient is unstable or the volume deplete. Fix the problem prior to the shift. Have volume, some drugs to raise the pressure, some drugs to lower the pressure, oxygen mask and other drugs you have been using with the your transport. ये सारा कुछ आपने फिर देना होता है, बट यूजुअली नहीं होता। ICU may shift the monitor in the same way. The cartridge for the transport monitor is simply plugging the ICU monitor. RTA line है, CVP है, और जो ECG monitor है वो आपने proper वो करते हैं। So listen to the chest immediately after hooking of the ventilator. If there is a sudden hypertension, suspect a problem. The ventilator में infinite peep होंगे, and remove the patient from the ventilator and hand on ventilation जो हम एम्बोबैग से यूज़ कर लेते हैं with the ऑक्सीजन होता है। Then get a new ventilator. Do not allow the nurse to change their inotropes until you leave. So do not allow them to remove the IVs until you leave. Do not leave until the patient is truly stable. तब आप पेशेंट से नहीं जाएंगे ICU में जब तक पेशेंट जो है वो स्टेबल ना हो। आपके नर्स जो परफ्यूजनिस्ट है, नॉट परफ्यूजनिस्ट बट जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, वो आपको कहेंगे कि ओके पेशेंट ओके है, आप जा सकते हैं। So chest drainage in the first 2 hours of more than 250 to 300 ml per hour या 10 ml per kg per hour in absence of hemostatic defect. So you should go for the resurgical या re-exploration, दोबारा आपने reopen करना होता है। When to extubate the patient. So the chest licks for